वेलकम टू जियो एरा एजुकेशन। तो आज हमारे इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वर्क के अंतर्गत अध्याय 1 जिसका शीर्षक है आंकड़े स्रोत और संकलन या डेटा सोर्स एंड कलेक्शन के भाग 2 का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम आंकड़ों के स्रोत या सोर्स ऑफ डेटा को फ्लो चार्ट की सहायता से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखते हैं आंकड़ों के स्रोत या सोर्स ऑफ डेटा। ये आंकड़े या जो डेटा है वो हमें किन स्रोतों से या किन सोर्स से प्राप्त होते हैं, हम इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं। तो हमें ये 2 स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स एंड द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स। इनसे प्राप्त होने वाले आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं और इनके एकत्रण करने की विधियों को इस फ्लो चार्ट के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है। इस फ्लो चार्ट को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सोर्स ऑफ डेटा बिल्कुल सरलता पूर्वक समझ आने लगेगा। यहाँ आंकड़ों के संग्रह की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े कैसे आंकड़े होंगे? वैसे आंकड़े जो हमें प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। वैसे आंकड़ों को प्राइमरी डेटा कहा जाता है या प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। अब दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। नाम से स्पष्ट हो रहा है इनके स्रोत कहाँ होंगे? इनके स्रोत द्वितीयक स्रोत होंगे या सेकेंडरी सोर्स से इन्हें प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी डेटा भी कहा जाता है। अब हम ध्यान दें प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े को किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। इसमें यहां फ्लो चार्ट में देख पा रहे हो, पहली है जो विधि वो व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि है, ठीक है। दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है प्रश्नावली और अनुसूची के द्वारा, और चौथा है अन्य विधियों के द्वारा हम प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। फिर हम देखें फ्लो चार्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे एक एक करके विस्तार पूर्वक इनकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ द्वितीयक आंकड़ों को अब देखो, इसके अंतर्गत हम देखें द्वितीयक आंकड़ों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ है प्रकाशित स्रोत और दूसरा है अप्रकाशित स्रोत। फिर देखो प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन या समाचार पत्र को सम्मिलित किया गया है। फिर अप्रकाशित स्रोत जो है उसके अंतर्गत भी हम देख रहे हैं सरकारी हो सकते हैं, वो अर्ध सरकारी हो सकते हैं, व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और अन्य प्रलेख या अदर डॉक्यूमेंट्स को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अब हम चले देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रेक्षण या पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है। इसमें यदि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी फील्ड में ऑब्जर्वर जो है वो जाता है या शोधकर्ता जो रिसर्चर हम कह सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के समूह के रूप में जाते हैं और उस क्षेत्र में अपने ऑब्जर्वेशन से जो डेटा कलेक्ट करते हैं या अपने प्रेक्षण से देख करके जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम व्यक्तिगत प्रेक्षण से प्राप्त आंकड़ा कह देते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि मान लिया कि मैं ऑब्जर्वर हूं या प्रेक्षण करता हूं या रिसर्चर हूं, तो मैं किसी क्षेत्र में जाती हूं और उस क्षेत्र विशेष में ऑब्जर्व करती हूं, अपने कार्य से रिलेटेड आंकड़ा एकत्रित करने के लिए मैं ऑब्जर्व करती हूं और वहां ये देख पाती हूं कि यहाँ बूढ़े या वृद्ध व्यक्तियों की संख्या कितनी है,
बच्चों की संख्या कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, इस तरह से जो भी आंकड़ा या जो भी जानकारी मुझे एकत्र करना होता है मैं एकत्र कर लेती हूँ। तो इस प्रकार जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल जाकर के क्षेत्र विशेष में अपने ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसे हम व्यक्तिगत प्रेक्षण या पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है साक्षात्कार या इंटरव्यू। इसके अंतर्गत हम किसी क्षेत्र विशेष में एक इंटरव्यू या साक्षात्कार ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे कार्य से रिलेटेड होते हैं। और इसके अंतर्गत जब हम डेटा एकत्र कर रहे होते हैं या साक्षात्कार कंडक्ट कराते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो भी ऑब्जर्वर हैं या जो रिसर्चर हैं जो लोगों से इंटरव्यू के द्वारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या साक्षात्कार के द्वारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे सामने वाले से हम बहुत ही सरल भाषा में बातचीत करें, सरल भाषा में उनसे पूछताछ करने की कोशिश करें। हमारा जो लैंग्वेज हो या फिर बात करने का तरीका हो वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल आसान हो, जिसे वो सामने वाला आसानी से समझ पाए और रिस्पॉन्स कर सके। और इसके बाद क्या होता है, सेकंड, हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन ना करें सामने वाले से जिससे उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, वो मानसिक तौर पर परेशान हो जाए। तो हमें ऐसे कुछ भी प्रश्न नहीं करने हैं जो उनसे पर्सनल जो उनको पर्सनल रूप से हर्ट करते हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमें सोच समझ करके जो साक्षात्कार के दौरान कुछ प्रश्नों को पूछना होगा ताकि वो कन्विंस हो करके हमारे प्रश्नों का जवाब दे दें, तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ ही जब हम साक्षात्कार के समाप्त करने के दौर पर हों और हमारा इंटरव्यू के दौरान जितने भी बातें हैं वो अगर हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है तो अंत में हम सामने वाले को धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे और इससे उनको अच्छा भी लगेगा। तो ये हमें साक्षात्कार के दौरान कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ उनको अपने भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता होती है कि आप जो हमें जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, इन्हें गोपनीय रखा जाएगा, इसे किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वहां पर जो हमारे साक्षात्कार करने वाले सामने जो व्यक्ति बैठे हैं वो हमें पूरी जानकारी अच्छे से दे पाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्नावली या अनुसूची। जब मैं रिसर्च के लिए फील्ड में जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, प्रश्नावली के माध्यम से या क्वेश्चनर लेकर के जाती हूँ, लोगों को क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। कुछ जो भी मेरे काम से संबंधित प्रश्न मैंने तैयार किए हैं उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और लोग उसमें लिख करके मुझे आंसर देते हैं और मैं उनको कलेक्ट कर लेती हूँ। और इसके बाद होता है एक अनुसूची या शेड्यूल लेकर के मैं जाती हूँ, जो मेरे पास कुछ क्वेश्चनर होते हैं और मैं लोगों के द्वारा फील्ड में जाकर के पूछकर स्वयं भर लेती हूँ। ठीक है, तो वहां मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर स्पेस में बैठ कर या खड़े हो करके लोगों को एकत्रित करके क्या होता है, वो जो भी मेरे अनुसूची में क्वेश्चन है या प्रश्न है उन्हें मैं स्वयं भर लेती हूँ, सिर्फ उनके आंसर के माध्यम से। वो जो उत्तर देते हैं इसके द्वारा मैं अनुसूची को फिल कर लेती हूँ, शेड्यूल को भर लेती हूँ। अब इसमें होता क्या है, जो प्रश्नावली या क्वेश्चनर मैं देती हूँ उन्हें जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लिटरेट पर्सन है, वो सिर्फ कंप्लीट कर पाते हैं, वो आंसर दे पाते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। तो यहाँ यदि मैं शेड्यूल लेकर के जाती हूँ या
सूची लेकर के जाती हूँ, तो इसमें मैं खुद लिखती हूँ, उनके आंसर को सुन करके मैं खुद उससे फिल करती हूँ। तो वहाँ क्या होता है कि मुझे दो प्रकार के रिस्पोंडेंट मिल जाते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो भी मेरे प्रश्नों को सुन करके उत्तर दे पाते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और मैं आसानी से अपने शेड्यूल को पूरा करके वापस आंकड़ा कलेक्ट करके, जानकारी कलेक्ट करके आ सकती हूँ। आगे देखें अन्य विधियां। अदर मेथड्स के अंतर्गत हम किसी फील्ड में गए हैं सर्वे के लिए, और वहाँ क्या करते हैं, वहाँ के पेयजल या पानी की सुविधा से संबंधित आंकड़े एकत्र कर लेते हैं। वहाँ पानी की गुणवत्ता कैसी है इसकी जांच के लिए जो किट लेकर के जाते हैं, उससे हम लोग जानकारी एकत्र कर लेते हैं। वहाँ की मिट्टी की जानकारी एकत्र कर लेते हैं। उनके वहाँ जो कृषि कार्य किया जा रहा है वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं, कृषि कार्य करने का तरीका कौन सा है, कृषि कार्य के अंतर्गत कौन सी फसलों को लगाया जा रहा है, और यहाँ पर हम जांच करके स्वयं कुछ किट या टूल्स के माध्यम से जांच करके बहुत सारे डेटा या जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची या अन्य विधियों को सम्मिलित करते हैं। अब हम देखें सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो इसे हम देखें, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं और अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम द्वितीयक आंकड़े क्या है, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जिनको पहले से ही कलेक्ट किया जाता है। इसे रिसर्चर या ऑब्जर्वर जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से जाकर के कलेक्ट नहीं करता। ये डेटा जो होते हैं वो पहले से कलेक्ट करके रखे गए होते हैं, स्टोर किए गए होते हैं, और उन डेटा को लेकर के हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। उन डेटा को हम रीयूज करते हैं या यूज करके हम अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के डेटा होते हैं, प्रकाशित स्रोत जो पब्लिश डेटा होते हैं या पब्लिश सोर्स जो पब्लिश्ड होते हैं, जिनको पब्लिश किया जाता है, जो प्रकाशित होते हैं, और अप्रकाशित स्रोत जो पब्लिश नहीं किए जाते हैं, जिनका प्रकाशन नहीं होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत हम कैसे डेटा या आंकड़ा को प्राप्त करते हैं। तो प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत पहला जो है वो हमारा सरकारी आंकड़े होते हैं या गवर्नमेंट डेटा होते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले आंकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। इसके साथ ही जिला परिषद के या जिला स्तरीय डेटा जो प्रकाशित किए जाते हैं उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हम इसका अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से जो सेंसस डेटा या जनगणना से संबंधित आंकड़े होते हैं वो सरकारी आंकड़े हो सकते हैं, और मौसम विभाग द्वारा संबंधित जो आंकड़े होते हैं, चाहे वो तापमान से संबंधित हो या फिर वर्षा से संबंधित हो, सरकारी आंकड़े होते हैं। इसके पश्चात हम देखें क्वाजी गवर्नमेंट या फिर अर्ध सरकारी आंकड़े कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत हम लोग किसे रखते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग नगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम और जिला परिषद के अंतर्गत प्रकाशित किए जाने वाले जो रिकॉर्ड होते हैं या फिर प्रकाशन होते हैं उनको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से या इंटरनेशनल सोर्स से भी प्राप्त होते हैं हमें डेटा, और इसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त होने वाले डेटा या फिर यूएनडीपी से प्राप्त होने वाले जो डेटा होते हैं, यूएनडीपी से प्राप्त होने वाले हमारे जो भी आंकड़े हैं, या फिर यूनेस्को से प्राप्त होने वाले डेटा या WHO से प्राप्त होने वाले डेटा को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। अब है हमारा निजी प्रकाशन। निजी प्रकाशन के अंतर्गत हम देखें, ये हमारा निजी प्रकाशन है
और इसके अंतर्गत हम देखें तो समाचार पत्र पत्रिकाओं को शामिल कर सकते हैं। वैसे पत्र पत्रिकाएं जो मंथली निकाली जाती हैं, क्वार्टरली निकाली जाती हैं, ईयरली निकाली जाती हैं, वैसे पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत जो भी डेटा होते हैं वो निजी प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं। और फिर समाचार पत्र जो है इसे हम देख लें तो समाचार पत्र में भी बहुत सारे आंकड़े दिए होते हैं, बहुत सारे विषयों से संबंधित आंकड़े होते हैं जिन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो खास बहुत ही मुख्य हमारा डेटा एकत्र करने का माध्यम होता है। इंटरनेट जो है वो हमें डेटा एकत्रित करने में बहुत ज्यादा सहूलियत आजकल प्रदान करने लगा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम देखें कि अप्रकाशित स्रोत कौन कौन से हैं। अप्रकाशित स्रोत कहने का मतलब वे ऐसे सोर्स हैं जहां से डेटा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। डेटा कलेक्ट तो होते हैं लेकिन वो पब्लिश नहीं होते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आ पाते हैं। तो इन डेटा के अंतर्गत, ऐसे डेटा के अंतर्गत वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, सरकारी डेटा सरकारी आंकड़े हो सकते हैं, अर्ध सरकारी आंकड़े हो सकते हैं, या फिर क्या कह लो व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख हो सकता है, या अन्य प्रलेखों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अंतर्गत हम देखें कि जमीन से संबंधित कागजात जो होते हैं, या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं पटवारी, जमीन पटवारी के जो नक्शे जो हैं, जमीन के नक्शे हैं, उनसे रिलेटेड डेटा जो है वो सरकारी डेटा कहलाता है, लेकिन वो पब्लिश नहीं किया जाता है, वो प्रकाशित नहीं होता है। और अर्ध सरकारी आंकड़ों के अंतर्गत हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर कह लो नगर निगम या जिला परिषद के जो आवधिक रिपोर्ट होते हैं, मतलब समय समय पर जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, वो अर्ध सरकारी डेटा के अंतर्गत आते हैं। या फिर ऐसे अप्रकाशित स्रोत में है व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख। व्यक्तिगत स्तर पर मान लो कोई व्यक्ति रिसर्च करता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करता है जो पब्लिश नहीं हो पाता है, तो वैसे आंकड़े भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और अन्य प्रलेखों के अंतर्गत हम बहुत सारे कंपनियों के डेटा होते हैं जो पब्लिश नहीं किए जाते हैं, या फिर व्यापारिक संघ होते हैं, राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों के जो संगठन होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे डेटा या ये कह लो कि डॉक्यूमेंट या प्रलेख होते हैं जो पब्लिश नहीं किए जाते हैं, तो उनका भी सहारा हम ले सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे जो फ्लो चार्ट में दिखाए गए हैं वो सभी आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियां हैं, या आंकड़ों को हम कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे सोर्स हैं जहां से हम आंकड़ों को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने कार्य के लिए रीयूज कर सकते हैं, उसे अपने कार्य में ला सकते हैं और अपने कार्य के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। लोगों के समक्ष बहुत आसानी से उस आंकड़ों को रिफाइन करके, प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये था हमारा आंकड़ों के संग्रहण की विधियां, या फिर कह लो कि सोर्स ऑफ डेटा। तो मुझे उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण या कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं। तब तक आप वीडियो को देखें, समझें और अपना नोट्स प्रिपेयर करें।